एक गांव में ललिता और किरण का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि बकरी का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन किरण उस बकरी को घास नहीं खिला रहा था क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। बकरी सोचने लगी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर वे इसी तरह मुझे भूखा रखेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ललिता ने किरण से पूछा, किरण, तुम उस बकरी को घास क्यों नहीं दे रहे हो? वो पहले से बहुत कमजोर हो गई है, शायद इसीलिए दूध नहीं दे रही। यदि तुमने घास नहीं दी तो वो बेचारी मर जाएगी। कुछ नहीं होगा, 2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप दूध देने लग जाएगी। लेकिन तब तक जिंदा बचेगी तब ना। तब मैं क्या करूं? मैं उस बकरी को घास दूं? अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये दूध नहीं दे रही तो मैं घास वास कुछ नहीं लाया। तो फिर इसे बाहर भेज दो, बकरी बाहर ही चर लेगी और फिर वापस आ जाएगी। ये अच्छी बात कही तुमने, फिर मुझे इसके लिए घास लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसने बकरी को बाहर भेज दिया। इससे बकरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेचारी को बाहर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। शाम ढलते बकरी को एक सब्जी का खेत दिखा। जब वो वहां चरने लगी तो उस खेत की देखभाल करने वाले ने उसे देख लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बकरी दर्द को सहन नहीं कर पाई और वहां से भाग गई। मुझे तो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, हे भगवान, मुझ भूखी पर दया कर। बकरी बेहद कमजोर हो जाने से बेहोश हो गई। एक पेड़ पर रहने वाली प्रेतात्मा ने उसे देखा और सोचा, मुझे इस बकरी की हालत का पता है। इसके मालिक ने इसे बाहर भेज दिया। जब ये खेत में घास चरने लगी तो खेत की देखभाल करने वाले ने इसकी पिटाई कर दी। कमजोरी और फिर ऊपर से पिटाई, बेचारी बेहोश हो गई। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो प्रेतात्मा उस बकरी के शरीर में घुस गई और उस आदमी को 2 सींगों से रौंद डाला जिसने उसकी पिटाई की थी। फिर वो बकरी वहां से फौरन भाग गई। वो आदमी इस अचानक हमले से नीचे गिर गया। हे भगवान, किस तरह की बकरी बनाई है तूने? इतने जोर के मारा, किसी पहलवान की तरह हमला किया था मुझ पर। फिर वो बकरी वापस उस घर गई और वहां रखा खाना खाने लगी, जिसे देखकर ललिता गुस्से में बकरी को पीटने वाली थी। फौरन वो बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, अगर बकरी को गलत तरीके से छुआ भी तो जान से जाओगी। ये देखकर ललिता वहां से भाग गई और अपने पति के पास गई। किरण, एक प्रेतात्मा, बकरी, एक प्रेतात्मा। प्रेतात्मा, बकरी, अरे क्या हुआ? क्यों डरी हुई हो? कोई प्रेतात्मा ने हमारी बकरी को काबू में कर लिया है। क्या? कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो तुम? अरे मैं पूरे होश में हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर ललिता उसे उस बकरी को दिखाने ले गई, लेकिन वहां कोई बकरी नहीं मिली। कहाँ है बकरी? प्रेतात्मा दिखाओ। किरण, मैंने यही देखी थी। इतना कहकर ललिता ने पूरा घर तलाश डाला। बकरी उनकी खाट पर सो रही थी। ये क्या? तुमने उस बकरी को पलंग पर सुला दिया? ये बकरी इतनी सगी है क्या तुम्हारी? मैंने नहीं सुलाया बकरी को इस पलंग पर, वो प्रेतात्मा है। मेरी नजर इतनी तो अच्छी है ललिता, वो बकरी है। आज तुमने इसे पलंग पर सुला दिया, कल क्या करोगी? बकरी को नहलाकर, स्कूल ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजोगी क्या? रुको, मैं इस बकरी को पढ़ाता हूँ पाठ। इतना कहकर वो उस बकरी को मारने आगे बढ़ा। तुरंत बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, क्यों किरण, तुम पीटोगे मुझे? अगर तुमने इस बकरी को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। कितने पापी और बेरहम हो। अगर बकरी दूध नहीं देती तो क्या कोई खाना बंद कर देगा? इस बकरी का खाना बंद करने की बजाय इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था कि वो दूध क्यों नहीं दे रही है। अगर तुमको 4 दिन तक खाना ना दिया जाए तो कैसा रहेगा? और फिर उस प्रेतात्मा ने किरण की जमकर पिटाई कर दी। ओ नहीं, मुझे मत मारो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बकरी की देखभाल करूंगा। तुम भी यही रहो और देखो, तुम जो भी खाना चाहोगी मैं तुमको भी ला कर दूंगा। ये हुई ना बात। तब से वो प्रेतात्मा भी उस घर में रहने लगी और वो जो चाहती थी उसे खाने को मिलता था। शैतान से पिटकर किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर बकरी की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी। श्वेता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास सरला अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल कर रही थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहूंगी तो आ जाऊंगी।
और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने के लिए कहने लगी। रामू, श्वेता, बच्चों अब मैं वापस जाऊंगी। खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी। तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर आ जाऊंगी। सरला वापस अपने गांव चली गई। अगले दिन श्वेता ने भूतनी बहन के लिए सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए। 10 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। बहन, बहन, 10 दिनों हो गए, मेरी सास भी जा चुकी है, आप आ क्यों नहीं रही हैं? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रखकर बैठ गई और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। श्वेता, तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारे लिए। मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ? श्वेता, अगली बार इतना सारा बिल्कुल नहीं बनाना, ये बेवजह अन्न की बर्बादी करना है। रामू ने श्वेता को हल्की सी डांट लगा दी। श्वेता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुमको एक राज बताना चाहती हूँ रामू। राज बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या? भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरी मदद करती हैं। मददगार भूतनी? कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही हो आज तुम? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू। सारे व्यंजन उनके लिए थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन श्वेता, ये सब तुम्हारी कल्पना है। इसके बारे में सोचना बंद करो। चलो सोते हैं। लेकिन श्वेता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय, श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। और रामू ऑफिस चला गया। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उसे खोजने लगी। वो काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर श्वेता घर जाने लगी तो उसने किसी को पेड़ पर कराहते सुना। वो उस पेड़ के पास गई तो उसे सफेद रंग में कोई दिखा। बहन, बहन! श्वेता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे आ गई। श्वेता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? श्वेता, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारे घर आकर तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही श्वेता भूतनी बहन को लेकर घर गई। फिर श्वेता ने बताया कि उसने रामू से उनके बारे में कह दिया है। उसने दवा भी दी और मनपसंद भोजन भी कराया। श्वेता, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा, तुम यहीं कहीं छिप सकती हो। फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने श्वेता से मजाक में पूछा, आई कि नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और रामू सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुस आए थे। चोर! चोर! रामू उनकी ओर बढ़ा। तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्वेता घबरा गई और भूतनी बहन को जोर से पुकारा, बहन! तुरंत भूतनी वहां आ गई और उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। इससे वे चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। श्वेता ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया। मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रहिए। श्वेता और शैतान को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। हस्तिनापुर गांव में प्रवीण नाम का एक युवक रहता था। बचपन से उसने कुछ खास पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसीलिए वो बिना कुछ कामकाज के ऐसे ही घूमता फिरता रहता था। कुछ कामकाज ना होने की वजह से प्रवीण अपने दोस्तों के साथ गांव के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के चारों ओर बने मचान में बैठ के टाइम पास करता था, मौज मजाक करके। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के ठहाके उड़ा रहा था और गप्पे लड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त एक आदमी सफेद कपड़ों में चश्मा लगा के बन ठन के वहां से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने शादी के रिश्ते के लिए कहीं जा रहा है। उसे देखकर प्रवीण ने अपने दोस्तों से कहा, अरे देखो देखो, ये जो आदमी आ रहा है सफेद कपड़ों में, इसे मैं कैसे कीचड़ में गिराता हूँ। वो इंसान गुनगुनाते हुए आ रहा था सड़क से। प्रवीण ने कहा, अरे भाई भाई साइड हटो, तेज रफ्तार से बस आ रही है। ये सुन के वो इंसान घबरा गया और हड़बड़ा के कीचड़ में गिर गया। उसके सफेद कपड़े गंदे हो गए।
ये देखकर प्रवीण और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद से अक्सर प्रवीण और उसके दोस्त ऐसे ही मजाक करके मजे लेते थे और लोगों को ऐसे ही परेशान करते थे। प्रवीण ने तो एक कैमरा भी खरीदा और अपने मौज मस्ती को वो रिकॉर्ड करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति भैंस से दूध निकालने जा रहा था। प्रवीण वो देखकर अपने दोस्तों से कहा, अरे वो पटाखा लक्ष्मी बम लाना जरा, फिर देखो भैंस कैसे कूदती है और इसे उड़ाती है। ये कहकर प्रवीण वो इंसान जो भैंस की दूध निकाल रहा था उसके पीछे जाके पटाखा रख दिया। जैसे ही बम में आग लगी, जोरों से धमाका हुआ। भैंस ने अपने पैर उठाकर उस इंसान को 2 लत्थी लगाई। बेचारा दर्द के मारे तड़पने लगा। हे भगवान, किसने बम फोड़ी, मुझे चोट लग गई। जब उसने चारों ओर नजर फेरी तो देखा प्रवीण और उसके दोस्त बिना पीछे मुड़े दुम उठा के भाग रहे थे। एक युवक किरण जो ये सब कुछ देख रहा था, सोचा कि प्रवीण और उसके दोस्तों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। किरण ने बॉटल लेकर उस चबूतरे पे उड़ेल दिया जहां वो अक्सर बैठा करते थे। फिर उसने पुलिस स्टेशन में फोन लगाई और कहा, हेलो सब इंस्पेक्टर साहब, कुछ लड़के बिना कामकाज के हमारे गांव में घूम फिर रहे हैं और बिना मतलब से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो अभी? मैं आके अभी मार मार के हवा निकालता हूँ। सर, वो अक्सर गांव के बीचों बीच बने एक चबूतरे में बैठते हैं। ठीक है, कल मैं आऊंगा और उनको सही सबक सिखाऊंगा। हमेशा की तरह प्रवीण और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बैठ के मौज मजाक में व्यस्त थे। इस बीच सब इंस्पेक्टर साहब आए और कहने लगे, अरे लड़के, यहाँ बैठ के क्या हंसी मजाक उड़ा रहे हो? कोई काम धाम नहीं है? सब इंस्पेक्टर को देखकर काफी डर गए सब और खड़े होने की सोचे, पर वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे, चिपक गए थे मचान से। अरे लड़के, पुलिस को देखकर खड़े क्यों नहीं होते? बड़े घमंडी लग रहे हो। ये कहते ही पुलिस ने अपनी लाठी निकाली और दे दनादन लगाई। पिटाई के दर्द के मारे सब जोर लगाकर खड़े हो उठे। अब सबके पैंट पीछे से फट गए। ये देखकर आसपास के लोग खूब हंसे। तुम ही वो लड़के हो जो रोज लोगों को छेड़ते और परेशान करते हो? हाँ, चलो चलो पुलिस स्टेशन, मैं तुम्हारे दिमाग को ठीक करता हूँ। ये कहकर उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन ले गए और खूब धुनाई